हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकांत। सबसे पहले जय श्री श्याम। मैं उमाकांत आज स्टार्ट करता हूँ एसएसटी का वही चैप्टर जो काफ़ी लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन मैं समझाने के लिए इसे थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, जो घटनाएं थी उससे आगे। देखिए बेटा, सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा था। जब बना करके यानी नमक बना करके जब सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले औरतों ने, देखिए ये सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, औरतों ने बहुत बड़ी संख्या में गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया, यानी ये तो हो गया। दूसरा, हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। ध्यान रखिएगा, जब गांधी जी जहां जहां से गुजरते थे वहां पर न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी उनके, कह सकते हैं, प्रवचन को सुनने के लिए, उनके उपदेश को सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। पिकेटिंग क्या होता है बेटा? धरना देना, या इस शराब की दुकान जो थी उन पर जबरदस्ती घुस करके उनको बंद करवाना, नुकसान पहुंचाना। कई महिलाएं जेल भी गईं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने राष्ट्र की सेवा को अपना पवित्र दायित्व मान लिया। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है बेटा हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे असहयोग आंदोलन से अलग था, यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सवाल ये बनता है कई छात्रों का कि असहयोग आंदोलन में भी हम सहयोग नहीं कर रहे थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सहयोग नहीं कर रहे थे, इसमें अंतर क्या है? सुनिए, असहयोग आंदोलन में लक्ष्य केवल क्या था बेटा? स्वराज था। क्या था बेटा? हमारा लक्ष्य केवल स्वराज था, लेकिन इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। यानी असहयोग आंदोलन में हमारा लक्ष्य केवल स्वराज था, लेकिन इस बार हम किसकी मांग कर रहे थे? पूर्ण स्वराज की। असहयोग में कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, यानी कानून के दायरे में रहकर रहना है, लेकिन इस आंदोलन में कानून तोड़ना भी शामिल ना। तो आपको दो चीजें समझ में आई होंगी कि असहयोग आंदोलन में केवल स्वराज की मांग की गई थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूर्ण स्वराज की। नंबर दो, असहयोग आंदोलन में कानून तोड़ना या कानून का उल्लंघन करना शामिल नहीं था, जबकि इसमें आप कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। अब आता है 1932 की पूना संधि के प्रावधान। इसमें दलित वर्ग, जो दलित वर्ग थे, निम्न वर्ग थे, अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। वो घटना क्या थी कि अंबेडकर जी ने मांग रखी, तो गांधी जी ने, मैंने उनको एक नाम दिया हरिजन, यानी हरि के संतान, हरि के प्रिय। वहां पर अंबेडकर जी ने मांग रखी थी कि हमें प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण चाहिए, तो वो गांधी जी ने मान लिया। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, यानी जो वोटिंग है वो वैसे ही होती थी, लेकिन उनको एक टाइम दिया गया कि आज भी देखते होंगे आप गांव में जब प्रधानी के चुनाव होते हैं तो हर 5 साल बाद सबको मौका मिलता है। अगला है सामूहिक अपनेपन का भाव। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे से लोग जुड़ते हुए चले गए, उनके अंदर कैसे ये भावना पैदा हुई कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, कैसे वो लोग एक दूसरे को समझने लगे। तो वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया, वो था सबसे पहला पॉइंट है चित्र व प्रतीक। कैसे कि भारत माता की प्रथम छवि, ये मैंने आपको बताया था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली। मैंने बताया था सन्यासिनी के रूप में बनाई गई थी। अब चिन्ह सुनिए, जैसे उदाहरण के लिए झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा बनाया गया जो हरा पीला लाल रंग, पहले ध्यान रखिए, हरा पीला लाल, जिसमें 8 कमल थे। जिसमें क्या थे बेटा? 8 कमल। दोबारा सुन लीजिए कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे पहला तिरंगा बंगाल में 1905 में बनाया गया, जिसमें एक कमल का फूल था, जिसमें 8 पंखड़ियां थी और उसका रंग था हरा पीला लाल। 1921 तक आते आते महात्मा गांधी ने सफेद हरा लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया। उसमें चरखा था बेटा, चरखा था।
आगे सुनिए, इतिहास की पुनर्व्याख्या यानी इतिहास को दोहराना। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। ये हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बताएंगे कि इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। जो गांधी इरविन पैक्ट की बात थी, 11 मांगे की ये थी। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंट्री हो गए सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। 78 लोग शिष्य या कह सकते वॉलंटियर साथ थे। गांधी जी के गुजरात के साबरमती आश्रम से ये शुरुआत हुई और 240 किलोमीटर दूर तक ये दांडी यात्रा थी, जिसमें गांधी जी प्रतिदिन 10 मील का सफर तय करते थे। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आ जाते। ये तो मैंने बताया था आपको, हजारों लोग आते थे, महिलाएं भी आती थी। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, इसलिए सबने अवज्ञा यानी अंग्रेजों का कहना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। ये घटना हम आपको 2 या 3 बार बता चुके हैं। आगे चलते हैं। अब आता है किसानों के आंदोलन में भूमिका। क्या था किसानों का? महिलाओं की भूमिका समझिए। अब किसानों की सुनिए कि गांव में जो संपन्न किसान समुदाय थे, जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदों और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि किसानों के लिए स्वराज का क्या अर्थ था? तो किसानों के लिए स्वराज का अर्थ लगान से मुक्ति था। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया था। फलस्वरूप 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उन्हें बहुतों ने तो हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जो जमीन लेकर काम होता है उसका रिटर्न चाहते हैं, यानी उसकी वापसी चाहते हैं। यानी उनकी जो खेती है उसे क्या कर दिया जाए बेटा? वापस कर दिया जाए। अब आता है मुस्लिमों की समस्या। ये हम बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे कि शौकत अली, मोहम्मद अली मिलकर के असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया, तो उसमें मुसलमानों की क्या समस्या थी सुनिए। कि असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका यानी समूह कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। अब ये बात याद रखिए, धार्मिक जुलूस यानी धर्म के नाम पर। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे या टकराव होने लगे। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। ये तो आप जानते हैं, जब हिंदू मुसलमान अलग अलग होंगे, दंगा करेंगे तो दोनों के बीच में दूरियां तो बनेंगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा भी कि एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था मुस्लिम लीग नेताओं में से मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों यानी बंगाल, पंजाब में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। उनका मानना था कि जो मुस्लिम बहुल प्रदेश हैं या राज्य हैं, मुस्लिम बहुल का मतलब जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा ऐसे राज्य जैसे बंगाल है, पंजाब है, उनके लिए पृथक निर्वाचिका का अनुपात कर दिया जाए और उसी अनुपात के आधार पर उन्हें सीट आरक्षित कर दी जाए, तो वह इस बात को मानने के तैयार है कि साथ में जुड़ जाएंगे।
और इसी प्रतिनिधि के सवाल पर यह बहस मुहावजा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने, सुन लीजिए, M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जाने वाले प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि ऐसे अगर करेंगे तो न केवल धर्म के नाम पर बल्कि जाति के नाम पर भी लोग धीरे धीरे अपनी अपनी मांग रखना शुरू कर देंगे और देश के टुकड़े हो जाएंगे। अब आता है राष्ट्रवादी भावना के विस्तार में इतिहास की भूमिका। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। यानी अंग्रेजों का मानना था, या ये टिप्पणी थी, कि ये ऐसे लोग हैं जो टुकड़ों में बटे हुए हैं और ये कभी भी अपने शासन को संभाल ही सकते हैं। इस बात को हम पहले भी समझा चुके हैं। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता, उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। लोगों को एकजुट करने की कोशिशों की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था, यानी अब यहाँ पर मुसलमानों की समस्या आ गई। छवियों का सहारा गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू के प्रतीक भी थे और अन्य समुदाय इस प्रकार से अपने आप को अलग अलग महसूस करने लगे थे। दोबारा समझ लीजिए, यानी इतिहास के बारे में जो गौरवशाली जितनी भी रचनाएं या कहानियां सुनाएगी उनमें सब में हिंदुत्व की कह सकते हैं झलक आती थी। यानी कह सकते हैं हिंदुत्व प्रधान इतिहास बताया जा रहा था, जिसमें हिंदुओं के प्रतीक, हिंदुओं का अतीत, हिंदुओं का गौरवगान। तो इससे क्या था, जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे वो अपने आप को अलग मानने लगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है और आशा करता हूँ इस 5वीं वीडियो में आकर के आप इस चैप्टर को समझ पाए होंगे। कुछ इसमें टॉपिक मैंने रिपीट किए पीछे की कहानी को जोड़ने के लिए। बाकी आप अगर 5वें चैप्टर की आधी वीडियो भी देखेंगे तो भी आप 1st से 5th तक पूरा चैप्टर समझ पाएंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे। जय श्री श्याम।